Can you hear me, guys? Can you hear me? Why linguistic organization is a problem in India? सबसे पहले तो why है. Why do you think that linguistic organization was a problem in India? Yes, please. बताइए. Anybody? Are you there, guys? Yes, please. Are you there? Numbers of language. बहुत सारे language है हमारे यहाँ पर. Too many language, and hence if too many languages, then there will be too many divisions. So that is why, if I ask you, did Gandhi support this idea of linguistic organization? Did he support this idea of linguistic organization? Yes, no, no. Are you sure about it? Are you sure about it? He did support this idea. Okay? गांधी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें गांधी और बाकी सारे लीडर्स की सोच जो थी वो भिन्न थी, वो थोड़ी अलग थी. For example, Gandhi thought that India is a land of villages, and the first thing that we should set up is coming up with panchayats. But panchayats was not considered as one of the most important building blocks of our constitutional history. Panchayats comes as late as 1980s and 1991, 1992 में जाकर हम उसे constitutional amendment करके constitutional status दे रहे थे. So as late as that. So Gandhi was in the favor of linguistic organizations of state. ठीक है, वो चाहते थे कि states linguistically organize हों ताकि ease of administration हो. जहाँ पर भी linguistic organization बोला जाता है वहाँ पर हम कहते हैं कि linguistic organization क्यों होना चाहिए. एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, ease of administration होगा, एक प्रकार के लोग होंगे तो उनके लिए ये भाषा हो सकती है या बात हो सकती है. बट हमारे यहाँ पर परंपरा बहुत सारे लैंग्वेजेस की हैं, तो क्या बहुत सारे लैंग्वेजेस के रूप में स्टेट बढ़ जाएगा? दिस वाज द मेजर इशू. द अर्लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट्स दैट केम ऑन दिस, जो कमिटीज आ रही थी हमारे यहाँ पर, स्टार्टिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में, कि भैया जेवीपी कमिटी एंड देयर वाज अदर कमिटी. सो ओके, दिस इज ऑफिशियल लैंग्वेज. ये हिंदी वाला, जस्ट अ सेकंड गाइस. यस, हियर इट इज. सो गांधी एडवोकेटेड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविजंस, ठीक है, बट जब बाद में एसके धर कमिटी, दे आर्ग्यूड फॉर what you call as rejection of linguistic provisions or linguistic reorganizations of the state. स्टार्टिंग की कमिटीज का ये मानना था कि अगर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगा तो भारत में भी balkanization हो जाएगा. कल मैंने आपको बात की थी balkanization की. Most of them were of this view that balkanization of Indian state should not happen. So we should not go with the linguistic reorganization of state जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे. यानी कि अगर तमिलनाडु है तो तमिलनाडु जरूरी नहीं कि तमिल के नाम पर बने, तो स्टेट किसके नाम पर बनते थे? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेट को बनाने का अगर लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं होगा तो स्टेट को बनाने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक दिस शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग ऑफ स्टेट्स? यू हैव डन पॉलिटिक्स सो यू कैन से. क्या होना चाहिए स्टेट्स को बनाने का तरीका या आइडियाज? यस प्लीज. ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री स्टेट को सेपरेट कर दे. ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, थार डेजर्ट हो, अरावलीज हो, हिमालयाज हो, ये सब उसको सेपरेट करें तो बात सही है. रिवराइन डिवीजन हो, ठीक है, गंडक एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ बिहार, तो ये सब ठीक है. ओके, और क्या होना चाहिए? ज्योग्राफिकल और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. और ज्योग्राफिकल हो गया और क्या होना चाहिए? कल्चर. तो कल्चर और लैंग्वेज में ज़्यादा क्या डिफरेंस है? एक ही कल्चर के होने चाहिए क्या स्टेट में लोग? वैसे ही कल्चर. सो डू यू थिंक दैट एक ही कल्चर के लोग होने चाहिए स्टेट में? हाँ, यस प्लीज. एक ही कल्चर के लोगों में तो नहीं चलेगा ना, हम लोग मल्टी कल्चरल है. कॉस्मोपॉलिटन स्टेट्स होने चाहिए. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में देखिए कितने सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं ना. और क्या होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक वायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है? भाई अपना स्टेट अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी, अपना इकोनॉमिक अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खुद तय कर पाए. नहीं, आपको नहीं लगता? अगर आपको बेस्ट क्राइटेरिया देखना है कि स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सो गो एंड सी द फाइनेंस कमीशन क्राइटेरियाज, जिसके तहत फाइनेंस कमीशन 4, 5, 6 क्राइटेरिया देता है फॉर डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स. फंड्स के डिवॉल्यूशन के लिए जो क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन देता है, हैव यू गॉन थ्रू इट? अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन, राइट? सो 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ कैटेगरीज दिए हुए हैं जिसके तहत स्टेट्स को पैसा मिलेगा. लुक एट दोस कैटेगरीज, यू विल कम टू नो कि किसके तहत होना चाहिए. इकोनॉमिक वायबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि स्टेट अपना खर्चा पानी खुद देख ले. बेटर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि इतना बड़ा भी ना हो कि एडमिनिस्टर ना हो पाए, इतना छोटा भी ना हो कि भाई स्टेट बनाने की जरूरत पड़ जाए. ठीक है. कंटिन्यूअस पॉपुलेशन एक ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो मैनेजेबल हो, व्हिच इज अ गुड डेमोग्राफिक सेटअप. ओके, एंड ऑफ कोर्स इट शुड हैव इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस. उनके फाइनेंसेस होने चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग एरियाज होने चाहिए, टूरिज्म को डेवलप कर सके या और किसी एरियाज में काम कर सके. फॉर एग्जांपल द रीसेंट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना से हटकर बना, सो यू कैन इमेजिन दैट आंध्र प्रदेश वाज गिवन अ लॉट ऑफ ग्रांट्स ताकि वो अपने कैपिटल बना सके, अलग से नई इंस्टीट्यूशंस बना सके. एंड द चीफ मिनिस्टर देयर डिसाइडेड टू पुट अप 3 डिफरेंट सिटीज और 3 डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ द स्टेट, एंड दोस वर अमरावती, एंड आई थिंक एक अमरावती था, एक विजयवाड़ा था, एंड देयर वाज वन मोर, राइट? आई एम फॉरगेटिंग, रायलसीमा और सम प्लेस. एंड दैट क्रिएटेड सच अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द लॉजिस्टिक्स कि एक जगह पर जुडिशरी उन्होंने सेटअप करने की कोशिश की, एक जगह पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव को सेटअप करने की कोशिश की, एक जगह पे उन्होंने लेजिस्लेचर को सेटअप करने की कोशिश की, और रिजल्ट ये हुआ कि आंध्र प्रदेश जो है वो आज भी एक प्रोजेक्ट अनफिनिश्ड रहा है, राइट? सो लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अगर ना हो तो ये सारी रिऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट हाउ पॉलिटिक्स इज डन. इंडिया में सबसे पहले किसके नाम पर आंदोलन छिड़ा? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑन व्हिच स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हैपेंड? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हुआ, क्या इकोनॉमिक वायबिलिटी के ऊपर हुआ, या फाइनेंसेस के ऊपर हुआ, या डेमोग्राफी के ऊपर हुआ? व्हाट डू यू थिंक वाज द वेरी फर्स्ट डिमांड ऑफ स्टेट वाज हैपनिंग इन इंडिया? दैट वाज हैपनिंग एज आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम स्टेट. शुरू हुआ था आंध्र से, खत्म भी आज भी इंडिया का जो यंगेस्ट स्टेट है वो भी आंध्र ही है, बट तेलंगाना बना है. ऑफ कोर्स तेलंगाना इज द न्यू स्टेट,
is the youngest member of our group of states. So the question became language. एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलू. पोट्टी श्री रामुलू का नाम जानते हैं आप लोग? Do you know the name of पोट्टी श्री रामुलू? Also very important figure in our independence time period. He participated for flag satyagraha. बहुत ही relentless तरीके से उन्होंने देश के झंडे की सेवा की थी. And later on he became famous for starting fast unto death. For what? For creation of Andhra. कमिंग अवे फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी कि भैया तमिल और आंध्र लैंग्वेज, तमिल तेलुगु लैंग्वेज अलग अलग है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर तेलुगु स्पीकिंग लोग कैसे रह सकते हैं, राइट? सो वी शुड हैव देयर ओन. अब वो तेलुगु भी डिफरेंशिएट हो चुका है ना, अब वो तो कहने का मतलब ये कि देयर इज नो एंड टू दिस डिवीजन. तो डिवीजन होता रहेगा अगर उसमें होता रहा तो, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ बिगर इशू. धर कमेटी के बाद जेबीपी कमेटी आई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोगों की मेंबर की कमेटी आई आफ्टर धर कमेटीज रिकमेंडेशन, और इन्होंने भी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को नकार दिया. इन्होंने भी कहा कि नहीं, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए. इट वाज आफ्टर दैट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए पोट्टी श्री रामुलू का जो सत्याग्रह था वो शुरू हो गया आंध्र स्टेट के लिए, बिकॉज वो मद्रास प्रेसिडेंसी से छुटकारा चाहते थे. पर्टिकुलरली basically it was a fight between Tamil versus Telugu, that thing. Anyways, this fast went up something more. ये fast कुछ ज़्यादा ही हो गया because Potty Sri Ramulu, he died after 53 days of fasting or so. 52 days or 53 days की fasting हुई, and after that he died. When he died, the situation became more troublesome in the Andhra area. तो आज का जो present day तेलंगाना region है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा troublesome situation हो गई. There was large scale rioting, violence, etc. And आनंद फानन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई, okay, to examine the reorganization of state. यहाँ पर आती है what you call as फजल अली कमेटी, जिसने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में वापस से अपनी रिकमेंडेशन दी. एंड अब इन्होंने रिकमेंडेशन में ये कहा कि ठीक है, हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल भी स्वीकार करते हैं. जब लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल स्वीकार किया गया विथ along with administrative and economic factors, then it was decided that now states will now be started to be reorganized on the basis of language. State Reorganization Act 1956 लागू किया गया, and from that Andhra Pradesh became the first state in India to be reorganized or to be coming up in the name of what you call as language. उसके बाद में Bombay, Gujarat, 66 में Punjab and other states also started coming up, but the first state was Andhra, and this is what you call as the coming up of linguistic reorganizations of state. ठीक है, Bombay was enlarged by merging Marathi speaking areas etc. So that started as Samyukta Maharashtra movement. 1960s में Samyukta Maharashtra movement हो रहा था. So all that. So here you have to remember 2-3 important committees. सबसे पहले धर कमेटी जिसने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को नकार दिया. उसके बाद में जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, दे आल्सो नेगेटेड. एंड उसके बाद में फजल अली कमेटी आती है व्हिच आर्ग्यूड फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. एंड आफ्टर दिस वी हैव द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. राहुल, यस, ही स्टार्टेड द फास्ट एंड टू डेथ फॉर आंध्र के लिए, तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लिए ही स्टार्टेड दैट. ठीक है, ओके. बाद में महाराष्ट्र और गुजरात भी बनते हैं, एज आई टोल्ड यू 1960s में. दिस वाज द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. इफ यू वांट टू राइट, जस्ट राइट इट हियर, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. देखिए ये टॉपिक ना हिस्ट्री का है नहीं, दिस इज अ टॉपिक ऑफ योर पॉलिटी. आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, बट सिंस वी हैव नॉट डन इट, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हुआ ही नहीं है. सो दैट इज हाउ इट इज. ओके, 1966 में पंजाब और हरियाणा क्रिएट होते हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ पेप्सू रीजन को हटाकर, ठीक है, नेफा फ्रंटियर टेरिटरीज को हटाकर. दैट इज इट. ओके, क्लियर? यस प्लीज. एनीबॉडी, एनी डाउट? एनीबॉडी, एनी डाउट? ओके, नाउ is it coming now? Is remaining now, that is emergency, part of JP, total revolution, green revolution, the coming up of democratic orders. ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो अब हमारे बचे हुए हैं. ओके, सो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, एंड उसके बाद के कुछ टॉपिक्स लेंगे हम, जैसे सोशल रेवोल्यूशन या टोटल रेवोल्यूशन या जेपी आंदोलन एक्सेट्रा. सो अगेन नॉट मच टू बी सीन हियर, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे. वी हैड जस्ट सेलिब्रेटेड अराउंड द कमिंग अप ऑफ आई थिंक 35-40 years of your emergency, so it had an impact or something like that, but questions आ नहीं रहे. I expected to see some questions on emergency in mains, लेकिन mains पे भी नहीं आए, बट फिर भी हमारे टॉपिक में है तो अब यही करना है. ठीक है, so that is it for tomorrow. So अब कल से हम यहाँ से शुरू करेंगे, एंड परसों लेक्चर है, और कल क्या है, कल सैटरडे है. ओके, कल सैटरडे है, ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे कि ये सारे लेक्चर्स हो जाए. देन व्हाट ऑल टॉपिक्स आर रिमेनिंग इन योर आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, बिकॉज मंडे को आई विल टेक वन मोर लेक्चर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपके और भी कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे वॉर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं वॉर्स के बारे में बात करूं, आई विल आल्सो स्पीक अबाउट अ बिट ऑफ वॉर्स दैट वी हैड, एंड देन विल स्टार्ट विद आर्ट एंड आपका बचा हुआ है. सो प्लीज टुमारो गिव मी अ लिस्ट, यू ऑल प्रिपेयर अ लिस्ट कि कौन सा टॉपिक आपका बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है आर्ट एंड कल्चर का. प्लीज लेट मी नो एंड वी शैल स्टार्ट ट्यूसडे आई गेस द टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, यस प्लीज.